चलो जी स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। लाओ बच्चे मेरी बुक दो। मेरी बुक किसके पास है? आप में से कोई है जिसके पास न्यू बुक है? आज फाइनेंसिंग समझेंगे और खत्म करेंगे। लाओ जी सबकी बुक में सेम ही दिया होगा ये क्वेश्चन, सबकी में सेम है, चाहे नहीं हो चाहे बुक पुरानी हो। लो जी पहले मैं आपको फाइनेंसिंग का मतलब समझा देता हूँ। फाइनेंसिंग का मतलब होता है बच्चे पैसा उधार पे लाना, वो फाइनेंस है, मतलब पैसा लेके आना। बोरोड फंड एक तरह से, या ओनर फंड भी उसी के अंदर आएगा। ठीक है जी, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार, बैलेंस शीट से समझेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कितनी चीजें आती हैं? कितनी मेजर हेडिंग है इसके अंदर? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। जो ऑपरेटिंग है वो डील करती है इन दोनों से, जो इन्वेस्टिंग है वो डील करती है इससे। तो बचे हुए ये जो रह जाएंगे इनसे कौन डील करेगा? फाइनेंसिंग। अब अगर ये इंक्रीज हो रहे हो, नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसका मतलब पैसा आ रहा है, और अगर ये कम हो रही है इसका मतलब पैसा जा रहा है। अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है आपको पता है? लॉन फ्रॉम बोरोइंग लाइक डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है जी, बॉन्ड्स। जब जब इनसे पैसा आएगा तो हम उसे लिखेंगे यहाँ प्लस साइड, और जब इनका पैसा मैं वापस लौटाऊंगा, जैसे डिबेंचर रिडीम होते हैं, बैंक का लोन वापस किया जाता है, उस पैसे को मैं लिखूंगा माइनस में। ठीक है जी, इनके ऊपर होने वाले खर्चे भी, लाइक डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है, बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है, वो इंटरेस्ट पेड भी इसी का पार्ट है, वो भी माइनस ही होगा, मतलब पैसा जाएगा। ऐसे ही शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जब उन्हें मैं शेयर को इशू करता हूँ, इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ के आए तो पैसे आते हैं, वो भी यहीं आएगा। ठीक है जी, और जब वही शेयर रिडीम कर देता हूँ, आपने कहा सर शेयर तो कभी रिडीम नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, तो अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हो तो उन पैसों को माइनस लिख देंगे। इन शेयर के ऊपर देने वाला डिविडेंड भी कहाँ लिखेंगे? यहीं लिखेंगे। बात समझ में आती है? मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी से मिलने वाले पैसे से डील करती है। अगर पैसा आ रहा होगा हेड में और पैसा जा रहा होगा तो माइनस में लिख देंगे। इसके रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो भी इसी में लिखे जाएंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो तो माइनस होगा। हाँ, इंटरेस्ट वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएनएल से निकल के आता है। ठीक है जी, रिजर्व कहाँ से आता है? पीएनएल से निकल के आता है, तो वो इसलिए ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक, समझ में आई बात मेरी? लो जी एक क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन से सारी बात क्लियर हो जाएगी और हमारा कल से ही कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फाइनली। मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ती फाइनेंसिंग के, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्या भाई? पूरा नॉन करंट एसेट, उसके अंदर 4 पार्ट थे। कौन कौन से थे? नॉन करंट एसेट्स के अंदर 4 पार्ट थे, 2 मैंने कटवा दिए थे और 2 मैंने कहा था याद करना। वो 2 कौन कौन से थे? नॉन करंट एसेट के अंदर करंट एसेट कहाँ से आ जाएगा यार? मतलब ये वाली बात करेगी, थाली के अंदर लोटा घुसेड़ दिया मैंने,
या लोटे के अंदर थाली घुसेड़ दी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट हाँ, और दूसरा और टेंजिबल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जब मैंने एक पूरे उस पर बोल दिया कि नॉन करंट एसेट पूरे के अंदर इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो उसके अंदर जो कुछ भी आइटम आएगा वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अब चाहे वो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो सब इसी से डील करते हैं। और क्या है बताओ, कैसी सी बातें करता है बच्चा कि नॉन करंट एसेट के अंदर करंट एसेट आते हैं। बताओ, सीधा इलस्ट्रेशन नंबर बच्चे मेरे पास तो मेरी बुक में तो 27 दिया हुआ है और नई बुक इस वक्त मेरे पास है नहीं, तो मुझे पता नहीं कौन सी हुआ। ठीक है जी, पढ़ो जी। जहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू होती है ना, वहीं से ऊपर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मतलब उसके नीचे उसके आगे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो पढ़ो। कौन पढ़ेगा? सबकी बुक में सेम इलस्ट्रेशन, वो कोई चेंज नहीं है, किसी का कितनी पुरानी बुक हो, इलस्ट्रेशन सब में सेम है, बस ईयर बदल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ दो जी, आप ही पढ़ दो जी। मेरे से भी ज़्यादा खराब हो रहा होगा, मेरे से ज़्यादा खराब हो रहा है गला, फिर जल्दी पढ़ दो। क्या क्या दिया हुआ है जी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर दिए हुए हैं। बच्चे नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन की मैंने पहले उस एडिशन इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि एडिशन इन्फॉर्मेशन ही चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बाकी तो इंक्रीज डिक्रीज तो सबको आता है करना। शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी? जी आपने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो 15% महंगे बेचे हैं। अब तो आप लोगों को इशू शेयर करेगा तो प्रीमियम पता है क्या होता है, प्रीमियम का होता है महंगे बेचना। आपने सर कितने शेयर इशू किए? हमने देखो ओपनिंग में कितने थे, अब क्लोजिंग में कितने हैं, तो इशू कितने किए होंगे? हैं 6 लाख के शुरुआत में थे, साल के अंत में 8 के, तो कितने के इशू किए होंगे? 2 लाख के और शेयर बेच दिए होंगे। भाई पहले मैंने लोगों से 6 लाख शेयर बेच के पैसे ले रखे थे, फिर साल का अंत हुआ, देखा अरे 6 से बढ़ के तो 8 लाख के शेयर हो गए, तो उसका 2 के तो नए बेचे होंगे, 6 के तो ऑलरेडी पैसे पहले आ रखे होंगे। तो नए शेयर कितने इशू किए? 2 लाख के। और वो 2 लाख के शेयर आपने 15% महंगे बेचे हुए हैं। मतलब 15% का मतलब वो आपने बेचे होंगे 2,30,000 में। ठीक है जी। जैसे शेयर को बेचने में कभी कभी कुछ खर्चा भी हो जाया करता है, शेयर को बेचने में कभी कभी कुछ खर्चा भी हो जाया करता है। आपने सर कैसा खर्चा? भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं सड़क पे आवाज़ लगाऊंगा शेयर ले लो। ठीक है जी। बच्चे मैं क्या करता हूँ, मैं अंडरराइटर को हायर करता हूँ जो मेरे शेयर बिकवाने मेरी हेल्प करता है। जैसे एक तरह से ब्रोकर समझ लो आपकी। मैंने कहा भाई देख मुझे शेयर बेचने हैं, तू बिकवा देगा क्या? उसने बिकवा तो दूंगा लेकिन पैसे लेंगे। मैं कहा ले दे दूंगा, तेरा कमीशन जो भी होगा। ठीक है जी। तो जब मेरे शेयर बिके 2,30,000 के, उसने अपना कुछ कमीशन मांगा। अब सर कमीशन का लिखा है, 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिख के देखो, लिखा हुआ अंडरराइटर कमीशन लिखा हुआ है। कितने रुपए का? 10,000 का। तो नेट बैलेंस कितना आया होगा मेरे हाथ में? 2,20,000। ठीक है जी। सॉल्व करने से पहले तो देखना पड़ेगा ना अंडरराइटर। ये एक ही क्वेश्चन है, इसी में दिया हुआ और आगे कहीं है भी नहीं है। ठीक है जी। हम सी पार्ट बना रहे हैं बच्चों। सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखते हैं इशू ऑफ शेयर। कितने शेयर इशू किए हमने? 2,20,000 रुपए के इशू कर दिए। अगर दिखाना चाहो तो वर्किंग यहाँ दिखा सकते हो, हालांकि कोई कंपल्शन नहीं है। 2 लाख में 30,000 का प्रीमियम माइनस 10,000 का कमीशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम कर दिया। रिडीम का मतलब है पैसे लोगों के वापस कर दिए। तो पैसे वापस करने मतलब पैसा जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर देखो कितने रिडीम किए। रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। कितने शेयर पहले ओपनिंग में, अब बाद में कितने हो गए? 0। तो मतलब आपने सारे के सारे पैसे लोगों के लौटा दिए, अपने शेयर ले लिए और उन्हें 2 लाख रुपए लौटा दिए। लेकिन वो 2 लाख के बदले आपने उन्हें कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। कितने रुपए दिए? 5% एक्स्ट्रा। तो कितने रुपए दिए होंगे आपने उन्हें? 2 लाख तो दिए ही होंगे, साथ 10,000 रुपये और फालतू दिए होंगे। आपने सर क्यों दिए होंगे मैंने उन्हें फालतू पैसे? भाई मेरी मर्जी। डिबेंचर नहीं होते रिडीम प्रीमियम पे, जैसे आप बोलते हो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप लिखते नहीं थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन। वो 4th, 5th, 6th केस याद आ रहे हो? तो जैसे भैया डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं,
तो प्रेफरेंस शेयर भी प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं। याद है आपको वहाँ पे लिखा होता जब आपने हेडिंग्स याद करी थी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लिखा था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसके अंदर लिखा था प्रीमियम पेपर रिडेम्पशन डिबेंचर, प्रीमियम पेपर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वो दोनों प्रीमियम डिबेंचर और प्रीमियम शेयर उस पर दिया जाता है। तो आपने 2,10,000 रुपये लौटा दिए, कोई बात नहीं, लाइबिलिटी घट गई। लाइबिलिटी घटने का मतलब पैसा चला गया। भाई ये सब चीज़ें लाइबिलिटी हैं। इक्विटी शेयर भी हो, प्रेफरेंस शेयर भी हो, डिबेंचर भी हो, लोन फ्रॉम बैंक हो, लोन फ्रॉम अदर पार्टी हो, कुछ भी हो, सब है तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है पैसा आ जाता है, लाइबिलिटी घट जाती है पैसा चला जाता है। इतनी तो बात है। एसिड बढ़ती है तो पैसा जाता है, एसिड कम होती है तो पैसा आता है। लाइबिलिटी इसका अपोजिट है। लाइबिलिटी का मतलब है देनदारी। देनदारी बढ़ेगी तो इसका मतलब पैसा आया होगा तो ही तो देनदारी बढ़ रही है, और अगर देनदारी घटेगी इसका मतलब पैसा दिया होगा तो ही घटती है। इतनी बात सबको समझ में आती है। नेक्स्ट आगे पढ़ो। आपने डिबेंचर भी इशू किए, डिबेंचर भी इशू किए। डिबेंचर इशू करने में क्या होगा? इशू ऑफ 14%। डिबेंचर इशू करने में क्या होगा? पैसे आए होंगे। कितने पैसे आए होंगे देखना। डिबेंचर ओपनिंग में कितने थे, अब कितने हो गए? वही 1 लाख वाले डिबेंचर आपने 1% सस्ता बेच दिया। डिबेंचर हो सकते हैं इशू डिस्काउंट पे? क्या शेयर भी हो सकते हैं? शेयर नहीं हो सकते। गुड। तो कितने 1 लाख वाले डिबेंचर आपने कितने रुपए सस्ते बेच दिए? 99,000 में बेच। दिखाना चाहो दिखा सकते हो। 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, लेकिन मैंने बेचने वालों कहा चल तू एक काम कर 1,000 रुपये कम दे दे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो। आगे क्या दिया हुआ है? डिविडेंड पे किया। डिविडेंड भाई जब प्रेफरेंस शेयर ही यही है तो इसके ऊपर पे करने वाला डिविडेंड भी कहाँ आएगा? यहीं आएगा। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग में, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ठीक है जी। तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कहाँ लिखे हुए हैं? फाइनेंसिंग में। तो उसके ऊपर पे करने वाला डिविडेंड भी कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा। और कहाँ जाएगा? डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे किया आपने? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए? 24,000 रुपये। ये पैसा जा रहा है। डिविडेंड पेड मतलब पैसा जा रहा है। पेड का मतलब पैसा जाना, रिसीव का मतलब पैसा आना। मैं कैश फ्लो में आपको कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं निकल रहा, मैं सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो देख रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा मैं आपसे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पे किया, ये भी खर्चा ही है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। कितना डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया? 14,000। लो जी भी पैसा जा रहा है। आगे देखो, कर लिया मैंने। जब प्रपोज डिविडेंड का ध्यान रखना, जो करंट ईयर का होगा, जो 1,20,000 कोई यूज़ नहीं है, जो प्रीवियस ईयर का है उसका यूज़ है। ठीक है जी। डिविडेंड पेड। सर ऐसा क्यों है? बच्चे डिविडेंड प्रपोज का मतलब है कि अभी हमने उसके प्रपोजल डाला है मीटिंग में कि भाई हमें डिविडेंड पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रपोज का मतलब ही अभी मैंने प्रपोज किया है, अभी पे नहीं किया। पे किया कि मैंने हाँ अभी मैं दूंगा। ठीक है जी। दिया तो नहीं। इस साल 2023 का डिविडेंड 1,20,000 रुपये का मैंने प्रपोज किया है। ये पे कब होगा? अगले साल। तो जब अगले साल पे होगा तो पैसा कब जाएगा? अगले साल। इस साल तो गया नहीं होगा तो इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन आपने कहा सर जो मैंने पिछले साल प्रपोज किया होगा, इससे पिछले साल भी होगा। पिछले साल कितना डिविडेंड मैंने प्रपोज किया था, तो वो पे कब हुआ होगा? इस साल। जैसे इस साल का अगले साल जाएगा, पिछले साल का इस साल गया होगा। तो जब मैंने पेमेंट इस साल करी होगी उस पिछले साल के डिविडेंड की, तो पेमेंट कब हुई होगी? अभी पैसा कब गया? अभी। तो लेस कहाँ होगा? इसी साल में होगा। और क्या है? ठीक। इसलिए करंट ईयर का डिविडेंड का अगले साल यूज़ करूँगा, इस साल यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगले साल फिर वो बन जाएगा, ये वाला प्रीवियस ईयर बन जाएगा, वो अगले साल इसे लेस कर दूंगा 1,20,000 को। क्लियर है? जैसे अगर मान लो प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है जी। बस और कुछ दिया हुआ है? देखना ऊपर से मैंने हर आइटम को यूज़ कर लिया। इक्विटी शेयर का यूज़ हो गया। प्रेफरेंस शेयर का यूज़ कर लिया। डिबेंचर का यूज़ कर लिया। कुछ चीज़ छूटी है या मैंने कुछ छूटा हुआ है या मैंने हर चीज़ यूज़ कर लिया? क्या छूटा हुआ है बच्चे? इंटरेस्ट छूटा हुआ है। जो परसेंटेज है वो एक 12 और एक 14, वो मेरी आंखों में बार बार चुभ रही है, लेकिन मैं उनका यूज़ नहीं करूँगा इस बार। बताओ क्यों?
वो बिल्कुल सही बात है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात पकड़ी जो मैं सुनना चाहता था। इसने वही बोला कि सर वो 14% और 12% का इंटरेस्ट और डिविडेंड, शेयर पे डिविडेंड जाता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाता है। इसने वही बात बोली जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं उन्हें यूज़ नहीं करूँगा। बताओ कि इन्फॉर्मेशन में यूज हो चुका है प्रीमियम और डिस्काउंट। बहुत बढ़िया। इसने कहा सर एडिशन इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी आपने जो डिवेंचर पे किया है, डिविडेंड पे किया है और ये इंटरेस्ट पे किया है, ये कौन सा है, ये वही तो है। चाहे आप कैलकुलेट करके भी देख लो। देखो जो प्रेफरेंस शेयर है 12% का, 2 लाख का 12% 24,000 बैठता है, और जो डिविडेंड है वो 14,000 वाले वो 1 लाख का 14, यही बैठता है। ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिए हुए थे, तो जब दिए हुए थे फिर मैं क्यों कैलकुलेट करूँ भाई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे, जो कि नॉर्मली गिवन नहीं होते, गिवन नहीं होते, यही एक क्वेश्चन में ट्रिक है कि वो देखता नहीं, देखता हूँ कहता है देखता हूँ, करेगा खुद नहीं करेगा, और अगर वो नहीं करता है क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ये एक सीक्रेट चीज़ है जो खुद से दिमाग मार के निकालनी होती है। कहीं भी रेट दिख जाए तो उस रेट पे इंटरेस्ट ज़रूर निकलेगा। कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हाँ फिर इग्नोर कर सकते हो, फिर तो उसका भी यूज़ कर ही दोगे। बात समझ में आ रही है? गुड। टोटल करो, बैलेंस आ जाएगा। कितना आएगा ये? क्या बड़ी जल्दी कर दिया, मैं तो अभी देख ही रहा था इसे। 2,20,000 प्लस 99 बस, माइनस 2,10,000 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 90, 19,000 रुपये। क्या है ये? यूज्ड इन। इसका मतलब इस बार पैसे इस्तेमाल किए। इसे हम नाम देंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब इस बार हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसे आए नहीं हैं, इस बार फाइनेंसिंग में और 19,000 रुपये गए हैं। आपने सर वो पैसा आया कहाँ से होगा, यही तो पता करने के लिए कैश फ्लो बना रहा हूँ। इतनी जो रामकथा मैं इतनी कई दिन से गा रहा हूँ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, यही तो जानना चाहता हूँ ये पैसा जो आ रहा है भर भर के, वो पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आई कुछ? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपका ये और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी फिर मैं कल से पूरा बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखो 29। मुझे याद आ गया, नई बुक में ये इलस्ट्रेशन 24 है, आज ही कराया था स्कूल में। ठीक, और अब जो मुझे कराना है वो शायद 25 है, ये शायद 23 है। नहीं, ये शायद नई बुक में इलस्ट्रेशन नंबर ये वाला बता दो, 23 है, ये 23 है इलस्ट्रेशन नंबर जो मैंने कराया है। 25 कराओगे आप? अब मैं 25 कराऊंगा, मैं 24 छोड़ दूंगा। कौन पढ़ेगा? मेरा भाई पढ़ेगा, यश। कोई डाउट है बच्चों, पूछना है? मैंने आपको बैलेंस शीट से वैसे हर चीज़ समझा दी है, एक चीज़ और थोड़ी समझानी है, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी जिसे बड़ा क्वेश्चन करना आ जाएगा उसे ऑटोमेटिक पुरानी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। कुछ अगर चीज़ छूट भी गई है तो वो बड़े क्वेश्चन में धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो होमवर्क नहीं करेंगे। क्या हो गया? तेल खत्म हो गया स्कूटी का? ऐसे क्यों चलाते हैं ना लायकों की तरह हैं? ऐसे तो तब करती है इस गाड़ी जब बाइक में तेल खत्म हो रहा हो और पेट्रोल पंप दूर हो। बताओ। लो जी, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर, मेरी बुक पुरानी बुक से, नई बुक से 25 है और मेरी बुक से 29 है शायद। हाँ पढ़ो भाई यश। From the following information of estimated calculate the cash flow from financing activity. दुआ करना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर में, 3 नंबर में, जो पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड है आ रहे हैं ऐसे 2-2 मतलब, हाँ 3-3 नंबर के आ रहे हैं भाई ऐसे, मतलब ऐसे जैसे इशू ऑफ शेयर भी बताया था ना, तो उसमें भी बड़ा क्वेश्चन अगर के 2 पार्ट में वो 4 फीचर पूछ लेता है, तो बढ़िया है और क्या। तो पेपर हो भी, फिर पेपर हो जाता है पूरा, अगर जिसने अपना दिमाग यूज़ किया ढंग से तो पेपर वो टाइमली पूरा कर लेता है। वरना अगर बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ते हैं फिर पेपर पूरा नहीं होता, छूट जाता है पेपर, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। पढ़ो। इक्विटी शेयर गिवन है, 12% डिबेंचर गिवन है, 10% डिबेंचर गिवन है और बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पढ़ दो भाई। During the 17-18 estimated issued bonus share in the ratio to ratio 1
बाय कैपिटल रिजर्व। अच्छी बात है जी। कंपनी ने जो इक्विटी शेयर हैं जो 20 लाख के हैं वो 30 लाख के हो गए, वो हमने इशू किए हैं बोनस शेयर के थ्रू। भाई ध्यान रखना, अगर मैं शेयर इशू करता हूँ बोनस शेयर, मेरे शेयर तो बढ़ गए 20 से 30 हो गए, लेकिन उन शेयर से पैसा नहीं आता। आपने सर फिर वो पैसा बढ़ कैसे गया? आपने सर मेरी एक चीज़ 20 लाख की थी, अब वो 30 लाख की हो गई है, तो इसका मतलब 10 लाख आए होंगे तो ही तो लाइबिलिटी बढ़ी है? नहीं बच्चे, बोनस शेयर जब मैं इशू करता हूँ कंपनी की लाइबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन उसमें पैसे नहीं आते। आप उससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है? कंपनी बच्चे अपने जो शेयर होल्डर हैं उन्हें बच्चे बोनस के तौर पे शेयर देती है 2:1। 2:1 का यहाँ लिखा हुआ 2:1। 2:1 का मतलब है अगर किसी के पास 2 शेयर हैं तो उसे 1 शेयर फ्री में मिल जाएगा, तो अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 हो जाएंगे। हालांकि उसके उसे पैसे कुछ नहीं देने पड़े। ये सारी एडजस्टमेंट कंपनी मुझे रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू करती है, ठीक है। जो सिक्योरिटी पे रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा होता है वो पैसा ट्रांसफर कर देती है शेयर कैपिटल में, तो इशू शेयर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है जी। उसमें कंपनी को पैसा तो कुछ नहीं आता, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। 2 की जगह 3 होगा किसी के पास, ठीक है जी। आगे बढ़ो, लिखा भी हुआ है बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। कैपिटलाइजिंग रिजर्व का मतलब है कि जो रिजर्व का पैसा था वो वहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसकी जनरल एंट्री तो है, इसके पास यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। कैश फ्लो जस्ट देखता है पैसे का इन और आउट। अगर कोई ट्रांजैक्शन पैसों में नहीं हो रही, मतलब इन आउट नहीं हो रहा पैसों का, वो ट्रांजैक्शन कोई यूज़ नहीं करता। अगर कोई ऑलरेडी हो भी रखी हो तो हटा भी देता है, जैसे कि डेप्रीसिएशन, एमोटाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वहाँ से मैंने हटाई हुई है ऑपरेटिंग से, ठीक है जी। आगे बढ़ो। देखो नीचे एक नोट लिखा भी हुआ है, देखो नोट ही बहुत बड़े लिखा हुआ है, नोट पढ़ दो भाई मेरे लिए। बोनस शेयर आर इश्यूड टू एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम देम। बोनस शेयर बच्चे मैं आपको दे देता हूँ आपसे विदाउट लिया हुआ कुछ भी, आपसे कुछ नहीं लिया। आपको मैंने कहा आपके 2 शेयर है, कह रहा मैं कल ले एक और ले ले। आपने सर पैसे नहीं, मैं कहा रख मजा कर दे। आपने सर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं कहा मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगा, तू जा। ऐसे मैंने सबको शेयर दिए। तो मेरे पास जब 20 लाख के शेयर थे तो 20 लाख पे 10 लाख और एक्स्ट्रा देने पड़े होंगे, तो इसलिए 20 से वो 30 हो गए। आगे बढ़ो। हेंस because there is no flow of cash, bonus share are issued in the ratio 2:1 means a shareholder holding 2 share is issued 1 share, as such 10 lakh bonus share are issued। इसलिए 10 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू हो गए। वो 10 लाख रुपए कहाँ से एडजस्ट हुए होंगे? रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर दिया होगा हमने, ठीक है जी। शेयर होल्डर बढ़ी होगी 10 लाख रुपए। नहीं वो रुपए नहीं है, वो आपको तो बस एक शेयर मिल गया एक्स्ट्रा और कुछ नहीं हुआ। वो कंपनी की इंटरनल सेटिंग है, ठीक है जी। उससे आपको भी कुछ फायदा नहीं हुआ, मुझे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, बस वो एक इंटरनल सेटिंग है कि मुझे मैं रिजर्व को शेयर में ट्रांसफर कर देता हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। हाँ वो 2 अलग अलग कहानी है, पहले एक को सॉल्व करते हैं। एक 12 वाली है, एक 10 वाली है। डिबेंचर अलग अलग है। कहते हैं जी 12% डिबेंचर आपने रिडीम कर दिए हैं 1 जुलाई पे। मैंने कहा अच्छी बात है जी। जो 3 लाख वाले डिबेंचर हैं वो साल की शुरुआत में चले होंगे, कब चले होंगे? 1 अप्रैल 2022 से ख़त्म हुए होंगे 31 मार्च 2023 पे, और मैंने यहाँ ला के 1 जुलाई 2022 में ही लोगों के पैसे लौटा दिए। तो मैंने तो पैसे गए, तो मैं क्या लिखता हूँ? रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। कितना? 3 लाख। आपने सर जब आपको ये लिखना था 3 लाख तो 3 लाख लिखते थे, कहानी की जोड़ने की क्या जरूरत थी? ये बताओ मैंने कहानी क्यों जोड़ी होगी बच्चों? बहुत बढ़िया। ये इसने बोली इंटरेस्ट के लिए, सही तो बात है भाई। मुझे यहाँ से यहाँ तक का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा लोगों का। इंटरेस्ट निकाल के बताओ। 3 लाख पे 12% कितने महीने के लिए? निकाल के बताओ कितना आएगा? 3 लाख का 12% 12 से 36 का आधे का आधा कितना? 18 9,000 रुपये का मैंने क्या पे किया होगा? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। आगे बढ़ो। और कह दीजिए जो नए डिबेंचर वर इशू किए थे वो हमने 5% डिस्काउंट पे इशू कर दिए। अच्छी बात है जी। जो नए डिबेंचर इशू किए वो इशू किए इशू ऑफ डिबेंचर। कितने डिबेंचर थे वो? और 5% सस्ते बेच दिए, मतलब 25,000 में सस्ते बेच दिए। कितने रुपए आए होंगे? 475। कब इशू किए?
हैं ये तो कह रही एंड रिडीम के उस पर एंड न्यू डिबेंचर वर इशूड ऑन द सेम डेट। नए डिबेंचर इसी डेट पे बेच दिए। नए डिबेंचर अगर बेचे होंगे कब बेचे होंगे 5 लाख के। इंटरेस्ट बच्चों हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है ना कि उसकी इशूड प्राइस पे। मैंने पहले दिन ही बताया था फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है। इंटरेस्ट निकाल के बताओ 5 लाख का 10% कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए कितना आएगा 50,000। 50 का 37,500 लो जी। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर कितना 37,500। हालांकि बुक में इन दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है, मैंने अलग अलग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ो। Proposed dividend on equity share capital for previous year ended 31 March was paid at लो जी प्रपोज डिविडेंड पे करना है, पे करते हैं जी। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कितने थे इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर में हैं 20 लाख का कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा हूँ 8। 20 लाख का 8 में कितना 8 2 16 1 लाख। तो ये डिविडेंड पे किया होगा। डिविडेंड पे का मतलब पैसे जा रहे हैं। आगे बढ़ो। सर अगर ये इसी साल होगा तो छोड़ देते हैं बढ़िया सी। हाँ इस साल का प्रपोजल से छोड़ देता मैं, फिर प्रीवियस ईयर का लेस करता हूँ। नेक्स्ट interest paid on bank overdraft. इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। लो जी ये भी आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 10,000 रुपये। ठीक और क्या दिया हुआ है ओह सॉरी ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। आगे बढ़ो। बस एक आइटम को देख लेते हैं ऊपर से। इक्विटी शेयर तो चेंज हो रहा है लेकिन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो बोनस शेयर की वजह से चेंज हो रहा है। अगर ये नीचे लाइन ना लिखी होती ना फर्स्ट वाली तो मैं 20 से 30 पे यहाँ लिखता इशू ऑफ शेयर 10 लाख रुपए। उस लाइन की वजह से मैंने कहा अच्छा है तो बोनस शेयर के एडजस्टमेंट छोड़ दिया। डिबेंचर का मैंने चेंज देख लिया है चेंज का देखा देख तो लिया। डिबेंचर 10% का भी देख लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 1,85,000 होगा 20 से। इसका क्या मतलब है रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितने इन्वेस्टमेंट है जैसे गुडविल बड़े लिखते हैं। पहले इनका हो लेने देते हैं फिर बात करेंगे। स्पेंडर भी लगा हुआ है ये सलेंसर बदलवा रखा। पहले एक बार ही कर ले फिर बात करूंगा इनके लिए भी। ठीक है जी। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा जा रहा है लेस कर दिया। हाँ जी जैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है हाँ। उसमें गुडविल ऐसे बढ़ जाए तो हम उसको लिख लेते हैं। अगर कम हो जाए फिर उसको नहीं लिखते हैं ना। लिखते हैं राइट ऑफ कर देना ऑपरेटिंग में। हाँ ऑपरेटिंग का पार्ट हाँ, हाँ। इन्वेस्टमेंट का नहीं है। क्योंकि गुडविल के साथ प्रॉब्लम ये है गुडविल ऐसे बिकती नहीं है। गुडविल में ऐसे नहीं कहता बस बढ़ रही है तो खरीदी होगी घट रही होगी सेल नहीं होती। ऐसे नहीं है भाई मैं थोड़ी सी फाड़ के गुडविल में कहा तू ले ले। जैसे मेरा नाम है अचीवर पॉइंट का मैं कहा एक काम अचीवर तू रख ले पॉइंट मैं रख लेता हूँ। आप कहोगे सर अचीवर पॉइंट तब भी जब आप पढ़ाना बंद कर दोगे क्योंकि बच्चा उस बोर्ड पर हाँ वो एमोटाइजेशन है। ठीक है जी बात समझ में आती है। आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए था पता नहीं आया क्यों नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड डाउट आना चाहिए था आप लोगों के दिमाग में। आप लोगों को याद नहीं आया बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी तो ऑपरेटिंग में जाती है उसे तो मैंने यहाँ लिखवा दिया। नहीं इंटरेस्ट तो पे किया ही है। ठीक है जी बैंक ओवरड्राफ्ट इज करंट लायबिलिटी तो सारी ऑपरेटिंग में डील करता हूँ मैं। CA/CL का डिफरेंस वही नहीं देखता लेकिन मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ लिखवा दिया। बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट हालांकि करंट लायबिलिटी है लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे तो फाइनेंसिंग का पार्ट इसलिए क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर जब आप पैसे लेते हो देते हो वो फाइनेंस का पैसा है। पैसे लेना और देना वो पैसे का उधारी का पैसा है और मैं पैसे को ट्रैक करो। आप में से भी क्रेडिटर क्यों नहीं देखते। क्रेडिटर से पैसे थोड़े लेता हूँ मैं। क्रेडिटर तो माल बेचता हूँ मैं या माल देता हूँ मैं। ठीक है जी इससे डेटर क्रेडिटर को बच्चे मैं वही यूज़ करता हूँ। लेकिन करंट लायबिलिटी के लिए स्पेशली एक नोट भी लिखा हुआ है। वो नोट पहले तो बच्चे इस बुक में सबसे शुरुआत में लिखा होता था करंट लायबिलिटी के लिए। जैसे यहीं जब बुक शुरू होती थी स्पेशली लिखा होता कि इसके लिए नोट नंबर 1 और याद नहीं एक जगह था बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था ऑपरेटिंग एक क्वेश्चन था मैंने कहा था छोड़ देना। मैंने 2 चीज़ छुड़वाई थी कैश और कैश इक्विवेलेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट छुड़वा दिया था मैंने। आपने कहा सर क्यों छुड़वा दिया मैं कहा बाद में बात करूँगा। वो बात की बात आज थी। ठीक है जी एक जगह नोट लिखा मैं नोट दिखाता हूँ आप लोगों को कि वाई बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है जी ये बड़े टोटल कर लो मेरा क्वेश्चन हो चुका है मुझे और कुछ नहीं कराना आज। कल मैं पूरा बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा।
लो जी मिल गया। पेज नंबर 6.24 पे, एज पर रिवाइज CBSE गाइडलाइन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज पर पैरा 17 of AS3 रिवाइज कैश प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग शुड बी क्लासिफाइड अंडर फैंसी एज सच बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट विल बी ट्रीटेड फैंसी इंस्टेड ऑफ कैश इक्विवेलेंट। अरे यही तो है वो जो मैंने क्वेश्चन कटवा दिया था, जो सॉरी जिसके ऊपर मैंने छुड़वा दिया था, ये इलस्ट्रेशन मेरे पास 8 है शायद, यहीं पे है ये, मिल गया। देखो ये डब्बे में बनी हुई बात लिखा हुआ है, एज पर रिवाइज CBSE गाइडलाइन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग हम कहाँ लिखते हैं? फाइनेंसिंग में, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही बोरोइंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, फाइनेंसिंग का पार्ट है वो। आप लोग तो करंट लायबिलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल्स आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है, अदर करंट लायबिलिटी आती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, वो सब उसी का पार्ट है ऑपरेटिंग का। बस करंट लायबिलिटी के अंदर जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को, खास ध्यान रखना। दो चीज़ों पे सबसे कॉमन गलती होती है बच्चे से, बैंक ओवरड्राफ्ट और गुडविल, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। जब बच्चे हम ऑपरेटिंग पूरा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो करंट लायबिलिटी में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाएगा, उसे आप वहीं इंक्रीज डिक्रीज में यूज़ कर दोगे, वो इसका ट्रीटमेंट यहाँ था। ऐसे गुडविल पे गलती क्या हो जाती है, हम उसे बढ़ते हुए तो परचेज मान लेते हैं, घटते हुए मैं तो सेल मान लेता हूँ, वो एमोटाइजेशन। ये सबसे दो कॉमन गलतियां एग्जाम में, एक ना एक इसमें से एग्जाम में हर साल आती है, और ऐसे ही नॉर्मल ऐसे कहीं लिखा होता है, उसके वो एडजस्टमेंट नहीं ऐसे लिखा हुआ कहीं, और वो गलती हो जाती है। ठीक है जी। एज पर रिवाइज CBSE गाइडलाइन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ट्रीट एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रीटमेंट क्या है तो है ही एज पैरा 17 ऑफ AS3 रिवाइज्ड कैश प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग विल बी क्लासिफाइड एज अंडर फाइनेंसिंग एज सच बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश क्रेडिट ट्रीट एज फाइनेंसिंग ट्रीट इंस्टेड ऑफ कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इसमें कैश इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं करते, वही ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। बाकी इसके अंदर और मुझे क्वेश्चन नहीं कराने, और करके कोई फायदा भी नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन कराने बैठूँ। जितना मुझे आपको फाइनेंसिंग समझाना था फाइनेंसिंग समझा दिया है। अब हम बड़े क्वेश्चन देखेंगे कल से कुछ। अरे टोटल तो किया ही नहीं आप लोगों ने, टोटल तो बताओ, आंसर मैच भी करता है कि नहीं करता है तो बता दो। $3,09,000 प्लस 37,500 प्लस 1,70,000 प्लस 20 माइनस 75 61,000 प्लस माइनस, वो तो प्लस लग रहा है। नहीं नहीं प्लस है भाई, $3,09,000 प्लस 37,500 प्लस 170 प्लस माइनस है। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खत्म। दो क्वेश्चन कराए, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग पे 1 दिन, इन्वेस्टिंग पे 2 दिन, ऑपरेटिंग पे 3 दिन। 3 और 3 6 दिन में कैश फ्लो बेस बन गया है। अब बचे हुए आज की तारीख होगी 21, 22 से लेके 30 तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही टाइम चाहिए होता है कैश फ्लो भी जितना मुझे लगाना था। बाय बाय, कल मिलेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।